वेलकम ऑल। बहुत बहुत आपका स्वागत राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के ऊपर एक वीडियो व्याख्यान किया था, जिसको हमने दो हिस्सों में मुख्य रूप से डिवाइड किया था। पहले हिस्से में हमने प्लेटो के द्वारा जो तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उनकी आलोचना के ऊपर पार्ट फर्स्ट किया था, और सेकंड पार्ट हम लाने वाले थे प्लेटो के खुद के न्याय सिद्धांत के ऊपर, तो वो अभी प्रतीक्षारत है। पहला जो पार्ट था जिसमें प्लेटो के द्वारा तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांतों की आलोचना की गई थी, उसमें मुख्य रूप से प्लेटो के द्वारा अपनी पुस्तक रिपब्लिक में 3 सिद्धांतों की बात की गई है। पहला जो सिद्धांत था वो है परंपरागत न्याय का सिद्धांत, दूसरा था क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत, और तीसरा था कार्य कारण न्याय सिद्धांत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन 3 सिद्धांतों की आलोचना प्लेटो के द्वारा अपने कुछ पात्रों के द्वारा जो प्लेटो के इन द्वारा दर्शाए गए परंपरागत न्याय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो रिपब्लिक में हमें देखने को मिलती है। और उन 3 पात्र जो हैं सिफिलिस और पॉलीमार्कस हैं, थ्रेसिमैक्स है और ग्लाउकॉन, ये 3 सिद्धांतों के प्रवक्ता थे। तो ये एक आपस में वाद विवाद करते हैं, और इन वाद विवाद में जो अध्यक्षात्मक भूमिका होती है, जो निर्णयात्मक भूमिका होती है, या यूँ कहें कि इस वाद विवाद का जो नेतृत्व करते हैं वो सुकरात नाम का पात्र करता है। और इस तरह ये सुकरात नाम के पात्र के माध्यम से प्लेटो तात्कालिक यूनान में प्रचलित जो 3 न्याय सिद्धांत है उनकी आलोचना रिपब्लिक में करता है। तो 2 जो सिद्धांत है, पहला और तृतीय, वो आसान हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रम या कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसका प्रवक्ता सोफिस्ट वर्ग का थ्रेसिमैक्स को प्लेटो दर्शाता है, वो सिद्धांत, उस सिद्धांत को लेकर कई विश्लेषकों में, राजनीतिक प्रवक्ताओं में और साथ ही साथ कुछ रिसर्च स्कॉलर्स में काफ़ी मतभेद की स्थिति है कि वास्तव में थ्रेसिमैक्स के न्याय सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो ये वीडियो व्याख्यान का उद्देश्य एक सप्लीमेंट्री व्याख्यान है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्रेसिमैक्स की जो क्रांतिकारी न्याय की धारणा है उसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझने की कोशिश करें, और उस पर बहुत गहराई से जाकर, या जितना हमारे पास साहित्य उपलब्ध है, क्योंकि थ्रेसिमैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा साहित्य लिटरेचर उपलब्ध नहीं है, उनका दर्शन उतना उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ भी उपलब्ध है उस, और जिन रिसर्च स्कॉलर ने इसके बारे में अपने खोज की है, तो उनके सिद्धांत और विचारों और उनके अध्ययन के आधार पर हम एक निष्कर्षात्मक रूप से इस वीडियो व्याख्यान को प्रस्तुत आपके समक्ष कर रहे हैं, जिसमें हम थ्रेसिमैक्स के न्याय सिद्धांत की संकल्पना को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं थ्रेसिमैक्स की न्याय संकल्पना करते हैं। इसके बारे में विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद है कि प्लेटो ने जिस थ्रेसिमैक्स का उल्लेख अपनी रिपब्लिक में किया है, क्या वो वास्तविक पात्र है अथवा एक काल्पनिक पात्र है जो प्लेटो ने अपनी विचारधारा और अपने न्याय सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण के लिए काल्पनिक रूप से गढ़ा था। तो अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि थ्रेसिमैक्स एक सोफिस्ट था, ये वास्तविक पात्र था, और 5वीं सदी बिफोर क्राइस्ट के कुछ सोफिस्ट जैसे कि एंटोफेन, क्राइटिस, हिप्पियोस, जॉर्जियस और प्रोटागोरस, इनमें जो कि इतिहास में यूनान के एक सोफिस्टों की जो समूह है उनमें से एक था। सोफिस्टों के बारे में आपको जानकारी कि एक शिक्षक समूह हुआ करते थे, ये जो एक निश्चित शुल्क के बदले में विद्यार्थियों को एक उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान किया करते थे, जिसके लिए वो एक शुल्क वसूला करते थे। तो इस तरह के एक समूह को सोफिस्ट वर्ग कहा जाता था। तो जिन सोफिस्टों की हमने बात की, उन सोफिस्टों में से एक सोफिस्ट के रूप में थ्रेसिमैक्स को चित्रित किया जाता है। उसके जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, फिर भी ये कहा गया है कि कैलसेडनर में उसका जन्म हुआ था, जो कि मेगारा की कॉलोनी
जो कि बिथानिया में थी, यहाँ पर हुआ था। और उसकी पहचान जो थी एक अलंकार शास्त्री व भाषा लेखन के रूप में, भाषक लेखक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और ये लगभग काल था 427 बिफोर क्राइस्ट। इससे ज़्यादा जानकारी थ्रेसिमैक्स के बारे में उपलब्ध नहीं है कि उसके जीवन का किस तरह के उसके कार्य थे या किस तरह के उसके सिद्धांत थे। टुकड़ों टुकड़ों में छोटी मोटी जो जानकारी अन्य रचनाकारों के रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, या प्रसंगवश कहीं कहीं उसका उल्लेख अन्य लेखकों की रचना में आता है। अब आगे यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्लेटो ने थ्रेसिमैक्स नाम के पात्र के माध्यम से जो न्याय की संकल्पना अपने रिपब्लिक में प्रस्तुत की है, जिसका कि सोफिस्ट वर्क का प्रतिनिधि के तौर पर, वो उसके स्वयं के अपने विचार हैं अथवा प्लेटो के द्वारा रचित काल्पनिक विचारों का पात्रीकरण थ्रेसिमैक्स के माध्यम से किया गया है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है कि वास्तव में क्या थ्रेसिमैक्स इन विचारों का प्रतिनिधित्व करता था, या इतिहास के या यूनान के किसी कालखंड में थ्रेसिमैक्स ने इन विचारों का प्रतिपादन किया था, जिनका उल्लेख प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में करता है। तो दोनों ही तरीके की बातें हैं। इस पर बिल्कुल अस्पष्टता है कि ये वास्तविक रूप से थ्रेसिमैक्स की विचार थे, उसके सिद्धांत थे, अथवा ये प्लेटो के द्वारा थ्रेसिमैक्स नामक पात्र के माध्यम से अपनी पुस्तक में कहलवाए गए, ये अस्पष्ट है। थ्रेसिमैक्स का जो उल्लेख है वो अरास्तु ने भी किया है, सिसरो ने भी कई बार इसका उल्लेख किया है और उसको गॉर्जियस के समकालीन बताया है। एरिस्टोफोन्स ने अपने नाटक बैंक्यूटर्स में भी इसका उल्लेख थ्रेसिमैक्स का किया है। साथ ही साथ थ्रेसिमैक्स के कुछ लेखन जो अवशेष हैं टुकड़ों में हमें डायलिस्क्रेंस नंबरिंग सिस्टम 85 B2 इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है, या जो झुकाव इस पक्ष में है कि थ्रेसिमैक्स एक सोफिस्ट था और 5वीं सदी में के अंतिम 3 दशकों में अधिक सक्रिय था, ये माना जा सकता है। परंतु इस बारे में पर्याप्त अस्पष्टता है कि प्लेटो की रिपब्लिक के विचार उसके स्वयं के हैं अथवा वो थ्रेसिमैक्स के मौलिक विचार हैं। तो इन सब से परे हटकर उसकी वास्तविकता या काल्पनिकता से आगे हम चलते हुए जो हमारा मूल विषय है, जो हमारा मूल सरोकार है कि थ्रेसिमैक्स की न्याय की संकल्पना क्या है, जिसको कि हम विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर थ्रेसिमैक्स के न्याय की केंद्रीय अवधारणाओं की बात करें तो मुख्य रूप से हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, न्याय शक्तिशाली का हित है। दूसरा, न्याय कानून का पालन है। और तीसरा, न्याय दूसरों का लाभ है। ये एक थ्रेसिमैक्स के जितने भी विचार प्लेटो के माध्यम से रिपब्लिक में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ये 3 बातें निष्कर्षतः निकलकर हमारे सामने आती हैं। अब इन बातों के ऊपर जो है अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय भी है, इसमें एकमतता नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि वास्तव में थ्रेसिमैक्स का न्याय की अवधारणा क्या है। तो हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त में भिन्न भिन्न व्यूज़ पे चर्चा कर लेंगे, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों की बात कर लेंगे कि किस तरह से थ्रेसिमैक्स की न्याय संकल्पना के बारे में स्कॉलर्स में मतों की भिन्नता है। एक जो व्यू है वो ये कहता है कि थ्रेसिमैक्स के द्वारा जो न्याय की अवधारणा रखी गई है, बेसिकली वो एक प्राकृतिक अधिकार है, एक प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है। उनका ये मानना है कि प्रकृति से ही हमें इस बात का आभास होता है कि शक्तिशाली हमेशा निर्बल पर शासन करते हैं, चाहे ये हम प्राणियों के दुनिया में देख लें या मानव की दुनिया में देख लें। जब से मानव समाज के रूप में एकत्रित
हुआ है और उसने एक साथ रहना प्रारंभ किया है, तब से ही शक्तिशाली हमेशा से शासक की स्थिति में रहे हैं और निर्बल हमेशा शासित की स्थिति में रहे हैं। तो इस तरह से ये व्यू यही कहना चाहता है कि वास्तव में न्याय शक्तिशाली का हित है। ये शक्तिशाली के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के नियम और कानूनों का निर्माण करे। तो यहाँ पर माइट इज़ राइट जो एक अर्थ थ्रेसिमैक्स के न्याय की संकल्पना को दिया जाता है, वो यहाँ पर सही प्रतीत होता है। दूसरा मत जो है वो थ्रेसिमैक्स की यथार्थवादी मानता है, जो ये मानता है कि थ्रेसिमैक्स की जो न्याय की संकल्पना है वो ये मानती है कि न्याय मौजूदा कानूनों या विधियों के पालन से अधिक कुछ नहीं है। यहाँ पर इनका जो दूसरा थ्रेसिमैक्स की दूसरी जो केंद्रीय अवधारणा है ये उसके काफ़ी नज़दीक है या उसी का ये एक समानार्थी है ये विचार कि वास्तव में न्याय केवल कानून की पालना से जुड़ा हुआ है और जब तक कानून की पालना की जा रही है तब तक ही न्याय की उपस्थिति मानी जा सकती है। जहाँ पर नियम या कानूनों का उल्लंघन प्रारंभ हो जाता है वहाँ पर न्याय की संकल्पना अपने आप जो है संकटग्रसित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो केंद्रीय अवधारणा का दूसरा बिंदु है कि न्याय कानून का पालन है, ये इसके काफ़ी स्पष्टता से इसको यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा स्कॉलरों का जो समूह है वो ये कहता है कि न्याय दूसरों का लाभ है और सहहित के साथ सहज नहीं है। तो ये जो तीसरा केंद्रीय अवधारणा है, तो ये तीसरे तरह के जो स्कॉलर्स की श्रेणी है वो ये वास्तव में मानते हैं कि न्याय दूसरों का लाभ है। और दूसरा कौन हुआ? दूसरा अगर थ्रेसिमैक्स की अवधारणा की बात करें तो दूसरा हुआ जो कि शक्तिशाली है। अब जो शक्तिशाली है उसी का ये लाभ है। तो ये तीसरे श्रेणी के जो स्कॉलर हैं वो इस बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं कि न्याय वास्तव में दूसरों का लाभ है और स्वहित के साथ ही सहज नहीं है, यानी कि स्वयं का हित इसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये थ्रेसिमैक्स की तीसरी अवधारणा के समकक्ष आता है। चौथा जो वर्ग है स्कॉलर्स का, उसका ये मानना था कि थ्रेसिमैक्स एक नैतिक नास्तिक था और मानता था कि न्याय जैसा कुछ नहीं है। थ्रेसिमैक्स के बारे में के जो विचार हैं उसके बारे में कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि वो नैतिक रूप से नास्तिक था और उसका ये मानना था कि न्याय जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह सब कुछ लाभ के लिए बनाए जाने वाले नियमों के रूप में न्याय की संकल्पना को आम जन के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। तो वास्तविक रूप से ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल स्वयं के लाभ के लिए, यानी कि विशेष रूप से जो शासक वर्ग है उसके लाभ की ही वस्तु है। पांचवें श्रेणी के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि थ्रेसिमैक्स एक भ्रमित विचारक था, उसके विचारों में स्वयं में ही काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है और इस तरह से स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की धारणा थ्रेसिमैक्स के न्याय की संकल्पना के बारे में बना पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा छठा स्कॉलर्स ये भी प्रश्न उठाते हैं कि वास्तव में जो विचार रिपब्लिक में हमें थ्रेसिमैक्स के माध्यम से देखने को मिलते हैं वो स्वयं उसी के थे अथवा प्लेटो के विचारों का प्रस्तुतिकरण थ्रेसिमैक्स के माध्यम से किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कॉलर्स के कई मत हैं, बहुत सारी भिन्न भिन्नताएं हैं, मत विभांतर है और एक मत्ता का नितांत अभाव है। तो निष्कर्षतः कुछ भी कह पाना वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इस थ्रेसिमैक्स की न्याय की अवधारणा के साथ में, और हम युद्ध करना चाहेंगे, मानसिक युद्ध, ताकि हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निश्चित रूप से इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से निकाल पाएँ। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि थ्रेसिमैक्स की जो केंद्रीय अवधारणाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं उसमें मैकाइवली के विचारों का
दर्शन हमें देखने को मिलता है। मैकाइवली द प्रिंस में ये कहता है कि शासकों का वास्तविक उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना है और शक्ति को बनाए रखना है। उनका नैतिकता, मोरालिटी, न्याय, नैतिक मूल्यों, इनसे कोई बहुत अधिक वास्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस विचार का जो झांकी है, जो दर्शन है, वो भी हमें थ्रेसिमैक्स के विचारों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि थ्रेसिमैक्स के न्याय की जो संकल्पना है उसमें इस बात को वो यथार्थवादी रूप से रेखांकित करता है कि न्याय वास्तव में शक्तिशाली का हित है। न्याय कानून का पालन है, लेकिन कानून का पालन किसके लिए? जो कि निर्बल हैं या जो रूलर्स नहीं हैं, जो शासक नहीं हैं, उनके द्वारा शासक के बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करना न्याय है। अब इस तरह से जब शासित वर्ग शासक के बनाए हुए कानून और विधियों का पालन करता है तो इसका लाभ शासकों को ही होता है। जो शासित होते हैं, जो उस न्याय के नियमों को मानते हैं, उसकी अवज्ञा करने से अपने आप को बचाते हैं, वो लोग अलाभकारी स्थिति में होते हैं। उन्हें उतना लाभ नहीं होता या लाभ न के बराबर होता है जितना कि शासक वर्ग को होता है, जिसके द्वारा ये न्याय के नियम बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैकाइवली के विचारों का विचार यहाँ पर थ्रेसिमैक्स में हमें प्रकाशित होते दिखाई देते हैं। एक एक विषय पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जो पहली धारणा है, पहली अवधारणा कि न्याय शक्तिशाली का हित है, तो इसको थ्रेसिमैक्स रिपब्लिक में और स्पष्ट करते हुए कहता है कि हर नगर राज्य में न्याय शासक के हित को ही साधता है और उसका पालन करने वाला को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भेड़ या जो पशुपालक होते हैं वो अपने लाभ के लिए पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, और समय आने पर जब वो अच्छे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं तो उसका अपने लाभ के लिए उनका मांस खाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है या उसको बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर ये थ्रेसिमैक्स स्पष्ट करते हैं कि भेड़ या पशुपालक जो होते हैं, भेड़ पालने वाले या अन्य पशु को पालने वाले, वो वास्तव में भेड़ या पशुपालकों की देखभाल के लिए ये कार्य नहीं करते, बल्कि स्वयं के लाभ के लिए, स्वहित के लिए वो इस तरह का कार्य करते हैं। तो इसी का उदाहरण देते हुए थ्रेसिमैक्स कहता है कि शासक भी अपनी प्रजा के प्रति इसी तरह का नज़रिया रखता है, अर्थात कि वो अपने लाभ के लिए ही इस तरह न्याय की स्थापना अपनी विधियों के माध्यम से करता है, ताकि उसका जो स्वहित है, उसका जो लाभ है, वो हमेशा बना रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पशुपालन का एक उदाहरण थ्रेसिमैक्स यहाँ पर देता है कि शासकों का जो दृष्टिकोण होता है प्रजा के प्रति, वो एक पशुपालक का ही होता है, उससे अधिक पृथक नहीं होता। थ्रेसिमैक्स आगे कहता है कि न्याय दूसरों को लाभ देता है और जो उस न्याय के नियमों का पालन करते हैं उनके लिए हानिकारक है। क्यों? इसीलिए वो ये कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात कि जो न्यायिक नियम बनाता है, जो विधियाँ बनाता है, ये उसके लाभ के लिए, वो अपने लाभ के लिए बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उस नियमों का पालन करते हैं वो हमेशा हानि की स्थिति में होते हैं, नुकसान की स्थिति में होते हैं। थ्रेसिमैक्स के अनुसार न्याय का पालन करने वाला हमेशा अन्यायी से की तुलना में हमेशा नुकसान में रहता है, ये थ्रेसिमैक्स का कहना है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि थ्रेसिमैक्स अपने जो केंद्रीय अवधारणा है उसको प्रकाशित करने के लिए नगर राज्य के शासकों का उदाहरण देता है और ये कहता है कि उनका दृष्टिकोण प्रजा के प्रति पशुपालक के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर ये थ्रेसिमैक्स के कुछ जो न्याय के संबंध में अवधारणाएं थी उस पर हमने चर्चा की। थोड़ी सी अंतिम रूप से हम चर्चा इस संदर्भ में कर लेते हैं कि सुकरात ने थ्रेसिमैक्स के विचारों का खंडन किस तरह से किया है। तो थ्रेसिमैक्स के जो सिद्धांत हैं, अगर उसको मान लिया जाए कि न्याय शक्तिशाली का हित है और अन्याय करना ज़्यादा लाभकारी है, तो यहाँ पर परिणाम ये उत्पन्न होगा कि हर व्यक्ति अगर अपने लाभ के हिसाब से
अन्याय पे उतर आएगा, यानी कि कानूनों का पालन नहीं करेगा, तो एक नगर राज्य अराजकता से भर जाएगा और ऐसे व्यक्ति उसके अंदर बहुतायत हो जाएंगे जो कि न्याय के नियमों को पालन करने से इनकार कर देंगे। तो इस तरह से नगर राज्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा और ये निश्चित रूप से मानव के जो उच्चतर विवेक है ये उसके विरुद्ध होगा। न्याय एक बाह्य संकल्पना होकर ये एक आंतरिक आत्मा का गुण है, ऐसा प्लेटो सुकरात के माध्यम से रिपब्लिक में कहना चाहता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि अगर नगर राज्य का प्रत्येक व्यक्ति स्वहित का पालन करते हुए अन्याय पे उतर आए, अर्थात कानूनों और विधियों का पालन करने से इनकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में नगर राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी और उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मानव जो कि उच्चतर विवेक का पालन करके नियमों की ओर अग्रसर होता है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाएगा। आगे सुकरात कहते हैं कि थ्रेसिमैक्स अन्याय को अधिक लाभदायक बताते हुए उसकी प्रशंसा करता है और इस तरह की प्रशंसा करने का परिणाम स्वाभाविक रूप से ये होगा कि व्यक्ति अन्याय की ओर अग्रसर होंगे और ऐसी स्थिति में समाज एक जो सभ्यता की तरफ जो बढ़ता है, एक समाज विकास की ओर जो बढ़ता है, वो वापस से अराजकता और मत्स्य न्याय की अवस्था की ओर लौट जाएगा। तो इस तरह से इस धारणा को स्वीकार कर पाना संभव नहीं है कि अन्याय न्याय की अपेक्षा अधिक लाभकारी है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ज़्यादा घातक होंगे। दूसरा खंडन करते हुए प्लेटो सुकरात के माध्यम से कहता है कि शासक जो शासन करता है वो स्वयं के साथ ही साथ जनता के लिए अधिक लाभदायक है, जनता के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए अधिक लाभदायक है। उसका उदाहरण देते हुए सुकरात ये कहता है कि शासन एक प्रकार की कला है और जिस तरह से अन्य कलाएं हैं वो कलाकार को तो लाभ पहुंचाती ही हैं, किंतु इस कला का जो लाभ उठाते हैं उन लोगों को भी इसका लाभ मिलता है, चाहे वो खुशी के रूप में हो, चाहे वो हर्ष के रूप में हो। तो प्लेटो सुकरात के माध्यम से आगे ये कहता है कि मेडिसन का जानकार भले ही अपने मेडिसन की कला के बदले में कुछ धनराशि लेता हो, लेकिन जो स्वास्थ्य का लाभ है वो अन्य लोगों को प्राप्त होता है। दूसरा, भवन निर्माण करने वाला एक कारीगर भले ही अपने इस कार्य के लिए एक निश्चित धनराशि लेता हो, लेकिन भवन का जो लाभ है वो भवन निर्माता को प्राप्त होता है। उसी तरह का उदाहरण हम शिक्षक का भी ले सकते हैं कि शिक्षक भले ही कुछ धनराशि लेता हो, लेकिन उसकी शिक्षा का वास्तविक लाभ उसके विद्यार्थियों को होता है, वो आगे चलकर जीवन में उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह प्लेटो सुकरात के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि शासन एक कला है और जिस तरह से कलाकार के साथ साथ उसके प्रशंसकों को भी लाभ पहुंचाती है, उसके सब्जेक्ट, जिसको पर्टिकुलरली यहाँ पर लिटरेचर में सब्जेक्ट कहा गया है, उसको भी लाभ पहुंचाती है। तो इस तरह से ये कहना कि केवल न्याय शक्तिशाली का ही हित है, ये उचित नहीं है और ये इस आधार पर सुकरात, जो कि प्लेटो का एक पात्र के रूप में वर्णित किया गया है, इसका खंडन करता है। तो यहीं से इस बात का हमें संकेत मिलता है, या प्लेटो ने आगे चल के अपने जो न्याय की संकल्पना प्रस्तुत किया उसका आधार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मेडिसिन देने वाले को अपना मेडिसिन का कार्य करना चाहिए, भवन निर्माता को, भवन निर्माण करने वाले कारीगर को अपना वह कार्य करना चाहिए। उसी तरह से सैनिक को अपने सैनिक का कर्तव्य निभाना चाहिए, शासक को अपने शासन का कर्तव्य निभाना चाहिए, उत्पादक को अपने उत्पादक का कर्तव्य निभाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो की जो न्याय की संकल्पना है वो यहीं से उभर कर आगे चलकर विकसित हुई है कि हर व्यक्ति को अपना कार्य और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि थ्रेसिमैक्स की जो न्याय की अवधारणा है उसी के आधार पर, उसी के खंडन के आधार पर प्लेटो ने अपने न्याय की संकल्पना का भवन खड़ा किया है। आगे चलकर प्लेटो ये कहता है कि न्याय एक आवश्यक और उच्चतर सद्गुण है
और ये एक विवेक का प्रकाशन है जिसके बिना नगर या राज्य संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से थ्रेसिमैक्स के न्याय की संकल्पना को हमने विस्तार पूर्वक यहाँ समझने की कोशिश की, और साथ ही साथ पुनः हमने प्लेटो के द्वारा सुकरात के माध्यम से जो खंडन थ्रेसिमैक्स की धारणा का किया गया है उसके बारे में भी चर्चा की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम मिलते हैं प्लेटो की न्याय की संकल्पना की विशेषताओं के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।